जी नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। रात के 9 बज चुके हैं और मैं आपका मित्र, मैं आपका साथी, मैं आपका सहपाठी हिमांशु सूर्यकांत त्रिपाठी आप सभी मित्रों का, आप सभी स्वजनों, आप सभी सहपाठियों का हार्दिक स्वागत करने के लिए और आपकी जीएस से रिलेटेड तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए आपके बीच में उपस्थित हो गया हूं। आज 43वां सेशन यानी जो क्रम स्टार्ट हुआ है आधुनिक भारत के इतिहास के सीरीज, जो कि घटना चक्र पूर्वावलोकन की बुक से लिया गया है। साथियों, उस क्रम में आप देख रहे होंगे हम लोगों ने 43वां लेक्चर आज आपके बीच में लेकर के हम उपस्थित हो गए। साथियों, नाम देख रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास के सीरीज जो स्टार्ट हुई है जीएस में, और आज का जो टॉपिक है साथियों, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। याद होगा हम लोगों ने जो सेशन स्टार्ट किया था इसका, वो स्टार्ट किया था 1857 की क्रांति से। इस वजह से पीछे के 3-4 टॉपिक छूट गए थे, वो भी 3-4 टॉपिक कवर हो जाएंगे, तब जाके आपका आधुनिक भारत का इतिहास संपन्न हो जाने वाला है। साथियों, जो भी साथी चैनल पर नए हैं, देख रहे हैं वीडियो को, पहले तो लाइक कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आप तैयारी को अपनी यानी कि आप किताब पढ़ने के इच्छुक हैं, यानी अपनी तैयारी में आप पसंद रखते हैं, किताबों को प्रेफर करते हैं, यानी पहली प्रायोरिटी देते हैं बुक को, यानी किताब पढ़ने को, तो साथियों आपके लिए ही ये वीडियो है, आपके लिए ही ये यूट्यूब चैनल है। ठीक बात है ना। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हाँ, और भी आपके जो साथी होंगे जो किताबें पढ़ना चाहते हैं, लेकिन फ़ोन में किताबें तो आप पढ़ नहीं सकते हैं, या जिनको भाई तरीका होगा पीडीएफ वगैरह का वो पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर वीडियो में भी आपको बुक समरी यानी कवर होनी चाहिए, तब आप इस वीडियो के माध्यम से जुड़ सकते हैं, देख सकते हैं, और इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। साथियों, आपको ध्यान कराऊं, पूरी प्लेलिस्ट अपने YouTube चैनल पर आप जाएंगे, वॉच करेंगे, तो वहां पर प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहां पर आधुनिक भारत के इतिहास के सीरीज की पूरी आपको प्लेलिस्ट मिल जाने वाली है। तो आप जहां जाकर एक यानी लेक्चर 1 से लेकर के आज 43वें लेक्चर तक आप एक क्रम में देख सकते हैं। ठीक बात है ना। जो आपको खाना बनाते समय, खाते समय, कुछ और काम करते समय आप बढ़िया चीज़ों को तैयार कर सकते हैं, चीज़ों को याद करते हैं। साथियों, बिना समय बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। अगर आप सभी साथी देख रहे हैं तो मैंने कहा है आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए सबसे पहले। दूसरी बात, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए। साथियों, आप सबको बताऊं, यूपी पुलिस का एग्जाम हो गया है आपका कंप्लीट, यानी आप देखे होंगे 2 परीक्षाएं हाल में आपकी बीती। एक यहाँ पर आप करें सर आरओ एआरओ की एग्जाम बीता आपका, दूसरा यूपीपी का एग्जाम हुआ। लेकिन आप सबके पास समस्या एक है, सर पेपर तो हो गया लीक। अब पेपर लीक हो गया, पेपर अगर लीक हो गया तब समस्या आपके साथ क्या हो रही है। आप करें सर अब क्या करें, अब तो मन ही नहीं लगता है पढ़ने में, समझ रहे हैं ना। तो मैं फिर कह रहा हूं, आप अपने साथ ये समस्या ना दर्ज कराइए। मान लीजिए पेपर हुआ आपका लीक, मान लीजिए पेपर लीक हो गया। अब पेपर लीक हो गया तो आप देखेंगे उसके लिए आंदोलन चल रहा है, चाहे जिस तरीके का हो, चाहे कैंडल मार्च हो, चाहे धरना दे रहा हो ठीक बात है ना, चाहे आपका ट्विटर पे तमाम तरीके का प्रोग्राम चल रहा है इसके विषय में। ठीक बात है ना, आंदोलन चल रहा है, लेकिन आपकी क्या होनी चाहिए, उसके साथ में आपकी तैयारी। साथियों, मान लीजिए पिछले एग्जाम में आपने किसी कारणवश आपका 2 प्रश्न, 4 प्रश्न, 6 प्रश्न आपका कमी रह गई थी, तो अब की बार आप क्या कर सकते हैं, आपके पास समय है, जब तक आपका री एग्जाम नहीं हो रहा है तब तक आप क्या अपनी तैयारी को बढ़िया बना सकते हैं, जिससे अगर मान लीजिए आपकी परीक्षा होनी तो है ही है, तो आप क्या हो, आप भी इस बार भी आप समस्या ना दर्ज करें कि अरे सर मैंने अगर गलती से पढ़ लिया होता तो बड़ा अच्छा हो जाता। ठीक बात है ना। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, आंदोलन रहेगा, चीज़ें देखिएगा संभव भी होगी, सरकार झुकाव में आएगी। जैसे याद होगा एज रिलैक्सेशन के लिए आपने देखा था, सरकार बाद में एज रिलैक्सेशन को लेकर की भी बाद में सरकार झुकी थी विद्यार्थियों के लिए पक्ष में, वैसे इसमें भी होने वाला है। हाँ, आप अपनी तैयारी को नाश मत करिए, यानी अपनी तैयारी को आप बनाए रहिए। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ, ये देखिए लगातार सेशन चल रहा है, जो लोग लगातार जुड़े थे सोचिए उनको आधुनिक भारत का इतिहास पूरा कवर हो गया है। चलिए बिना समय बर्बाद करे स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। साथियों, सबसे पहले हम लोग सबसे पहले नोट्स को पढ़ेंगे, उसके बाद में इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आंसर मिलेगी। मैंने कहा आप अपने परिवार के भाई बहन जो भी हैं, आप परिवार के माता, मैंने कहा ये सेशन आपके ही लिए नहीं है, आपके बच्चों के लिए भी है, आपके छोटे भाई, बड़े भाई, जो भी भाई बहन है, पापा मम्मी, सबके लिए सेशन जरूरी। क्यों? क्योंकि आप भारत की स्थिति आप जानिए कि भारत की स्थिति वैश्विक परिप्रेक्ष्य में कब भारत की खोज हुई, भारत में पहला विदेशी व्यक्ति कौन आया, ठीक बात है, यानी पहला व्यापारी यूरोप से कौन आया, ये सारी बातें आप यहाँ पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। साथियों, देखिए लिखा हुआ है नाम
नाम लिखा है एक व्यक्ति का नाम जिसका नाम था वास्को डी गामा। यहां देख रहे हैं वास्को डी गामा जो नाम का व्यक्ति आया भारत में, एक व्यक्ति जिसका नाम था गुजराती पथ प्रदर्शक जिसका नाम था अब्दुल इब्न मजीद, यानी अब्दुल मजीद अहमद मजीद की सहायता से क्या हो रहा है भारत के पश्चिमी तट पर, ठीक बात है, यानी भारत का मैप अगर देखेंगे तो इधर हो जाएगा ईस्ट और इधर हो जाएगा वेस्ट, यानी कि आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा अरब सागर, ठीक है ना। तो यहाँ हो रहा है पश्चिमी तट पर पहुंच रहा है बंदरगाह कालीकट नाम के स्थान पर, ये 20 मई 1498 को। कौन पहुंचा? वास्को डी गामा। मैंने कहा साथियों नोट्स बनाते रहिएगा, शॉर्ट नोट्स। काफी दिन से बीते कुछ दिन में कार्यक्रमों के चलते आपको वीडियो नहीं प्रोवाइड हो पाया, आपका भी नियम टूटा। दूसरी, कार्यक्रम तो बात की बात है, मेन था आपका पुलिस का एग्जाम, इस वजह से चीज़ें इधर उधर हुई। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं मेरे साथ आप फिर से जैसे पहले रेगुलर रहते थे वैसे आज फिर रेगुलर हो जाइए, जिससे आपके साथ भविष्य में कोई गलती ना हो, ठीक बात ना। जो होना था वो हो गया, जो होना है वो आगे होगा, लेकिन आप कहाँ रहते हैं ये आपको निर्धारित करना है। आप क्या वही पुरानी स्थिति पर रहने वाले हैं या अपनी तैयारी को मजबूत बनाने वाले हैं, ठीक बात है ना। ये निर्धारित करिए, मेरे साथ जुड़िए। आपने नाम जान लिया, वास्को डी गामा नाम का व्यक्ति भारत आ रहा है अहमद इब्न मजीद की सहायता से, जो कि गुजराती गाइड थे, पथ प्रदर्शक थे, और आ रहे हैं भारत में 20 मई 1498 को। कहाँ पहुंच रहे हैं? बंदरगाह जो कालीकट का, यानी दक्षिण इंडिया का, दक्षिण भारत का ये जगह है, लिखा हुआ है। यहाँ पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की इसने खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक कौन व्यक्ति हैं? जमोरिन। इन सब चीज़ों का मैंने कहा ये सब जो ब्लैक हाईलाइटेड लिखे हुए हैं ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी वजह से हाईलाइटेड हैं। यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो ध्यान करे रहिएगा। वास्को डी गामा जो भारत आगमन हो रहा है तो इसके साथ क्या हो रहा है? पुर्तगाली, चूंकि वास्को डी गामा पुर्तगाली था, पुर्तगाली और भारत के मध्य व्यापार क्षेत्र में एक नया युग का शुभारंभ हो। यानी आप पढ़ रहे हैं कि पुर्तगाली यात्री जिसका नाम था वास्को डी गामा भारत आ रहा है अब्दुल मजीद की सहायता से, जो कि गुजराती पथ प्रदर्शक थे, गाइड थे, और ये 20 मई 1498 को कालीकट बंदरगाह पर, यानी भारत के पश्चिमी तट पर ये पहुंच रहे हैं, ठीक बात है ना, और समुद्री मार्ग की खोज कर दे रहे हैं भारत के लिए, ठीक बात है ना। उस समय कालीकट के शासक कौन थे? तो जमोरिन थे, याद करे रहिएगा। आगे लिखा हुआ है, अब भाई पुर्तगाल थे तो व्यापार आपका इनका बढ़िया बन रहा है। वास्को डी गामा काली मर्च ले जा रहा है, कहाँ? विदेश, यानी अपने पुर्तगाल ले जा रहा है, और भारत से ले जाकर ये भारत के 60 गुना अधिक लाभ पर इसको बेच रहा है भारत में, ठीक बात है। यानी अगर भारत में 1 रुपये में खरीदा तो वहां जाके 60 रुपये में इसको बेच रहा है, तो कहने का मतलब हुआ उसको यहाँ से 60 गुना ज्यादा मुनाफा कमाने की स्थिति बन गई वास्को डी गामा की। तो समझ में आ गया, अरे यार तो बड़ा गजब है। अब इससे जो और पुर्तगाली व्यापारी थे उन लोगों को भी प्रोत्साहन मिल गया कि अरे यार अगर इतना लाभ है यहाँ पर तो हम लोगों को भी चलना चाहिए। अच्छा ठीक है, चलिए अब सब यात्रा शुरू हो रही है। अब यात्रा शुरू हो रही है तो क्या हुआ? 1505 की स्थिति, अभी आपने 1498 पढ़ी, अब आप 1505 पे आ रहे हैं। एक व्यक्ति है जिसका नाम है फ्रांसिस्को द अल्मीडा, ये भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय। अब देखिए, यानी कि 1498 के बाद लगातार पुर्तगाली भारत में आना शुरू हो रहे हैं, जिसमें अब जब आ रही तो कंपनियां भी भारत आ रही हैं, और भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय बनकर आ रहा है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है या गवर्नर बनकर पूछा जाता है कि भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय कौन आया, तो याद होगा आपको फ्रांसिस्को डा अल्मीडा 1505 में। आगे देखिए, मैंने कहा शॉर्ट नोट्स ऐसे छोटे छोटे शॉर्ट्स आप बनाते रहिएगा, तैयार करते रहिएगा। आगे, व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर के में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने क्या किया? ब्लू वाटर पॉलिसी। खूब पूछा जाता है कि बताइए ब्लू वाटर पॉलिसी का संबंध किससे है, तो याद करिएगा फ्रांसिस्को दी अल्मीडा से है, ठीक बात है ना। याद करिए ये पॉलिसी कहाँ स्टार्ट की इन्होंने, तो स्टार्ट की इसने कहाँ पर? तो हिंद महासागर में, ठीक है ना। यानी नीला जल नीति, यानी इसने क्या किया? इसने पूरी तरह से जल मार्ग पर कब्जा करने की व्यवस्था बनाई, इस प्रकार की एक नीति बनाई, ठीक है ना। आगे इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। लिखा हुआ अल्मीडा की बात, अल्फांसो दी अल्बुकर्क, यानी 1505 में आया था फ्रांसिस्को डा अल्मीडा, उसके बाद 1509 में आ रहा अल्फांसो दा अल्बुकर्क, ये 1509 में गवर्नर बनकर आ रहा है। 1510 में बीजापुर का एक शासक था जिसका नाम था यूसुफ आदिल शाह। बीजापुर आप जानते होंगे तत्कालीन कर्नाटक की स्थिति आप देखते हैं तो वहीं से आपका ये शासन जुड़ा था। इससे क्या हुआ? इन्होंने गोवा को छीन लिया। किसने? पुर्तगालियों ने गोवा को छीन लिया और अपने अधिकार में ले लिया। याद है आपको? याद करे रहिएगा। इसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, तो आप जान गए भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय कौन? तो अल्मीडा आया। लेकिन पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक भारत में कौन हुआ? तो आप याद करिएगा, इसका नाम है, चलिए तो आप जानते हैं, यानी वास्तविक स्थापना अगर किसी ने की तो इसको माना जाता है, किसको? अल्बुकर्क को माना जाता है, ठीक बात है ना। आगे आते हैं, लिखा है इसने
लिखा है अलबुकर्क ने क्या किया 1511 में। देखिए यहां ध्यान से पढ़ते रहिए मेरे साथ। फिर मैंने कहा है अगर आप इस सेशन से जुड़ रहे हैं तो आप एकदम शिद्दत से जुड़िएगा। क्यों? क्योंकि जिस चीज के विषय में शिद्दत से आप चाहेंगे ईश्वर का आशीर्वाद होगा, वो चीज आपको मिलेगी जरूर। लेकिन मेन आपका मामला होना चाहिए शिद्दत। यानी शिद्दत कैसे तय होती है ये तो आपका अगले 45 मिनट के बाद पता चलेगा कि कितनी शिद्दत से आप सेशन को देखे थे। लिखा हुआ है यहाँ 1511 की स्थिति जब आ रही है तो दक्षिण पूर्वी एशिया, ठीक बात है ना। यानी इसकी महत्वपूर्ण मंडी मलक्का एवं 1515 में फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित एक हारमुज जो है जल संधि, यानी हारमुज पर अधिकार कर लिया। याद करे रहिएगा, ठीक है ना। किसने? अलबुकर्क ने अधिकार कर लिया। अब देखिए अलबुकर्क के बाद प्रमुख गवर्नरों में से एक व्यक्ति आ रहा है जिसका नाम है नीनो डी कुन्हा। ये भी एक प्रमुख गवर्नर हुआ। यानी अल्मीडा का नाम सुना, अलबुकर्क का आप सुन रहे हैं आप नीनो डी कुन्हा का। 1529 से लिखा है 38 तक ये गवर्नर रहा। कौन? तो यही नीनो डी कुन्हा। आगे लिखा है पुर्तगाली यात्री जिसका नाम है वास्को डिगामा ने भारत के मार्ग की मूलतः इटली निवासी तथा स्पेन द्वारा वित्त पोषित यात्री कोलंबस ने अमेरिका की तथा ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की तथा हॉलैंड के तस्मान ने वान डीमस लैंड जिसे वर्तमान में तस्मानिया कहा जाता है और न्यूजीलैंड की खोज की थी। याद करे रहिएगा, यहाँ ये कुछ नाम आपको दिए गए हैं किसने किस जगह की खोज की। यानी वास्को डिगामा जो पुर्तगाली था इसने भारत की, इटली का निवासी तथा स्पेन से जिसको पैसा मिला कि आप यात्रा पर निकलिए कोलंबस जिसने अमेरिका की, ब्रिटेन का व्यक्ति कैप्टन कुक जिसने ऑस्ट्रेलिया की, और हॉलैंड का व्यक्ति जिसका नाम था तस्मानिया जिसका नाम था उस समय वान डीमस लैंड की खोज की। न्यूजीलैंड की भी खोज इसी व्यक्ति ने तस्मान ने की थी। तो याद करें, इतना तो हो गया आपका वन लाइनर कंटेंट, ये भी आपका जरूरी हो गया। मैंने कहा शॉर्ट नोट बनाते रहिएगा, चीजें तैयार करते रहिएगा। लिखा है पुर्तगालियों के भारत में पहला दुर्ग, यानी पुर्तगाली जो थे इन्होंने भारत में जो पहला दुर्ग स्थापित किया है। लिखा है भारत में पहला यूरोपीय दुर्ग भी जिसे कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि आप सब जानते हैं भारत में जो यूरोपीय आ रहे हैं, यानी यूरोप महाद्वीप से पहला कोई आ रहा है यात्रा पे तो पुर्तगाली ही आए थे। इस वजह से चाहे ये कहें भारत में पहला दुर्ग पुर्तगालियों का या फिर भारत में यूरोपियों का पहला दुर्ग, तो ये कौन स्टार्ट करवा रहा है? अल्फांसो द अलबुकर्क ने, जबकि उस समय गवर्नर नहीं था। यानी लेकिन निर्माण इसके द्वारा करवाया जा रहा है 1503 में। और कहाँ पर? कोचीन में। ये सारी जगह आपको दक्षिण भारत में ही मिलेंगी, तो याद करिएगा पश्चिमी तट पर। यानी कोचीन में इसने पहला दुर्ग की स्थापना करवाई। आगे अंजी द्वीप कन्नौर में पुर्तगाली दुर्गों का भी निर्माण फ्रांसिस्को ड अल्मीडा द्वारा 1505 में कराया गया। आई बात ध्यान में। मैंने कहा अंजी द्वीप, कन्नौर और कोचीन, ये सारे नाम आपको साउथ इंडियन नाम मिलेंगे। ये सारे तटीय जगहें हैं, ठीक बात है, जहां पर दुर्गों का निर्माण करवा रहे हैं कौन? पुर्तगाली। ठीक बात है ना। अच्छा, पुर्तगाली पहले आए भी थे तो जाहिर सी बात यही करवाएंगे। आगे लिखा हुआ है यहाँ, लिखा मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। ये भी आपको पता है। आगे लिखा हुआ है, देखिए ये भी आपको पता है, आगे इन्हीं पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का जो क्रम है वो है, यानी पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिस और कौन हो रहे हैं? ये हो रहे हैं फ्रांसीसी। याद करे रहिएगा, PDADF, ये ऐसे शॉर्ट ट्रिक इसके है। यानी इनके क्रम से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले कौन आए, पुर्तगाली, या ऐसे कूट में भी दे देता है कि क्रम व्यवस्थित करिए कौन पहले आए। आगे आपको क्वेश्चन यहां से मिलेगा भी, ठीक है ना। तो आप याद करें पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिस, फिर उसके बाद में फ्रांसीसी। आगे लिखा है भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में आए तथा सबसे अंत में भारत को छोड़कर 1961 में गए। याद है आपको ये गोवा वाली स्थिति? मैंने कहा सबसे पहले आ रहे हैं, याद होगा आदिल शाह से गोवा को जीते भी थे, और उसके बाद की स्थिति आप देख रहे हैं सबसे लास्ट में 1961 में ये भारत से जा भी रहे हैं यूरोपियों के क्रम में। ठीक बात ना। यानी ये जो 4-5 लोग को देख रहे हैं आप लोग, ये सारे देश वाले भारत में आए, इसमें सबसे पहले तो पुर्तगाली भी आए और सबसे लास्ट में यही लोग गए भी। आगे वर्ष 1961 में गोवा का पुर्तगाली गवर्नर जनरल जिसका नाम था मैनुअल एंटोनियो वस्सालो ए सिल्वा, ये था हुआ करता था। कब की बात कर रहा है? यानी 1961 में जब सबसे लास्ट में लोग गए थे गोवा को छोड़ करके, तब उस समय कह रहा है कि उस समय जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे उसका नाम, उसका यानी पुर्तगाल के, उसका नाम था मैनुअल एंटोनियो वस्सालो दे सिल्वा। याद करे रहिएगा। आगे भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान गोवा का, अब देखिए यहां 2 क्वेश्चन। आपने कहा 1961 में जब गोवा पुर्तगाल से आज़ाद हो रहा है तो उस समय वहां का गवर्नर जनरल कौन था, और यहां आप पढ़ रहे हैं कि जब भारत की आज़ादी हुई तो उस समय जो था गवर्नर जनरल, इसका नाम था जनरल फेरेइरा बोस्सा नाम का व्यक्ति था। ठीक बात है ना। आगे यूरोपीय शक्ति जो थी
सबसे पहले पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। अब देखिए यहां जो पूछ रहा है आपसे सभी लोग, मैंने कहा खूब मन से देखते रहिएगा, ये एकदम लापरवाही मत करिएगा। मैंने कहा कई बार ऐसे होता है कई विद्यार्थियों के साथ कि थोड़ा देर पढ़ लेते हैं तो उनको लगता है बहुत पढ़ लिए हैं, सब मुझे आता है और मुझे आवश्यकता नहीं है। तो मैंने कहा ये लापरवाही आप मत कीजिए। ये लापरवाही जो लोग कर रहे हैं उनको करने दीजिएगा, आप मत करिएगा। क्यों? क्योंकि आप करेंगे तो आप भी उन्हीं विद्यार्थियों की श्रेणी में आप शामिल हो जाएंगे। मैंने कहा सोचिए 41-42 सेशन जो लोग देख चुके हैं, जाहिर सी बात किसी लापरवाही की वजह से अपना समय क्यों नाश कर रहे हैं? क्यों? आप सोचिए जब 40-42 दिन रेगुलर हो सकते हैं तो आगे तो आपकी यात्रा मौज ही मौज है। आप उन विद्यार्थियों की श्रेणी मत आइए जो कौन से थे, पहले से ही लापरवाह थे। ठीक बात है ना? तो मन लगा कर पढ़िए। तो याद होगा आपको, यहां लिख रहा है भाई यही लोग सबसे पहले सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित करेंगे। भाई पहले जो आएगा वही तो करेगा, तो पहले आए लोग किए। 1503 में पुर्तगालियों ने क्या किया? कोचीन में पहली फैक्ट्री, याद कर रहिएगा, पुर्तगालियों द्वारा पहली फैक्ट्री कहां पर? कोचीन में। कब? 1503 में स्थापित हुआ। जबकि दूसरी फैक्ट्री इन्होंने स्थापित की 1505 में। कहां पर? कुन्नूर में। याद कर रहिएगा। अगला क्वेश्चन, 1534 में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद से सतगांव और चटगांव अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। आगे, पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाने, यानी पुर्तगाली जैसे भारत में इनकी शक्ति बढ़ती गई वैसे ये क्या, समुद्र में इनकी शक्ति बढ़ती गई वैसे ये क्या करने लगे? ये लूटपाट करना शुरू कर दिए। यानी कहने का अर्थ ये था कि जो लोग टच में हों इनसे नमस्ते करके निकले, नहीं तो ये क्या करेंगे? उसको लूटपाट डालेंगे। आगे इसी के विषय में भी आप सुनिएगा। 1632 की स्थिति जो दी गई है, लिखा है मुगल सम्राट शाहजहां नाम का जो व्यक्ति है, इसने हुगली में क्या किया? पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया और 1000 से अधिक पुर्तगाली निवासियों को बंदी बना दिया। यानी कहने का अर्थ यह है कि इन लोगों ने इतना परेशान कर दिया था कि इन लोगों ने तत्कालीन मुगल सम्राट जो शाहजहां थे इनको भी परेशान कर दिया, यानी इन लोगों को भी परेशान कर दिया, जिस वजह से इनको बस्तियों को समाप्त करना पड़ा। ठीक बात है ना? कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जिनका नाम था जॉब चारनाक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूतानूथी और या सुतनौती कलकत्ता का स्थान को चुना। आगे, कलकोची 1814 में ब्रिटिश उपनिवेश के तहत शामिल हुआ। आगे, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का सूत्रपात 1599 में हुआ, जब लंदन के कुछ साहसिक व्यापारी ने एक समूह गठन करके 30,133 पाउंड के वचनबद्ध अभिदत्त पूंजी के साथ ईस्ट इंडीज कंपनी के विपरीत समुद्री अभियान हेतु आवेदन प्रस्ताव ब्रिटिश क्राउन के समक्ष प्रस्तुत किया। देखिए वहां उतनी बात कह दी, अब अंग्रेजों के विषय में बात चल रही है, यानी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1599 में हो रहा है। ठीक है ना? कंपनी जन्म ले रही है। लंदन के कुछ व्यापारी हैं, आपको याद होगा 30,133 पाउंड की जो आप कह रहे हैं रकम लगा रहे हैं, उसके बाद में कंपनी क्या हो रही है? विदेशी अभियान के लिए रवाना हो रही है कि आप क्या करिए, जाइए, ठीक है ना, व्यापार के लिए आप लोग निकलिए। हालांकि इन साहसिक व्यापारियों के मूल प्रस्ताव को प्रिवी काउंसिल की स्वीकृति नहीं मिल सकी, तथापि अगले वर्ष वे पुनः एकत्रित हुए और इस बार उन्होंने ब्रिटिश काउंसिल की पूर्व सहमति से ईस्ट इंडिया का अभियान हेतु जहाज और अन्य साजो सामान खरीदने प्रारंभ कर दिए तथा अपनी पूंजी को बढ़ाकर 68,373 पाउंड कर लिए। अब ये यात्रा सुन रहे हैं किसकी? अब इसके बाद आप सुनना शुरू हुए अंग्रेजी कंपनियों की, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की। आगे लिखा हुआ है, देखिए भारत का संवैधानिक विकास जब आप लोग पढ़ेंगे तो वहां भी ये सारे टॉपिक आपको ये मिलने वाले हैं, तो ध्यान करे रहिएगा, वहां के लिए भी जरूरी है। 31 दिसंबर 1600 की बात है, ब्रिटेन की महारानी है, इनका नाम है एलिजाबेथ। ये क्या कर रही हैं? ये एक संस्था जिसका नाम है दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज, यानी इसके नाम, और इसके पहले गवर्नर जिनका नाम था थॉमस स्मिथ, यानी इस कंपनी के नाम के तहत रॉयल चार्टर ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्रदान किया और इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिकारिक रूप से गठन हुआ। यानी ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी आप पढ़ते हैं इसका ही पूरा नाम प्राचीन समय में, यानी 1600 में जब स्थापना हुई तो इसका नाम हुआ करता था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। ठीक है ना? याद करिएगा। और प्रथम गवर्नर इस कंपनी के थे, उनका नाम था थॉमस स्मिथ। ठीक बात है ना? आगे आते हैं साथियों, आगे लिखा हुआ है यहां पर, बहुत सही, लगातार बने रहिएगा मेरे साथ। आगे लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है, इस दौरान भारत का जो वायसराय, यानी जब कंपनी गठित हुई उस समय भारत का वायसराय जो था अकबर था, 1556 से 1605 तक था। लीवेंट कंपनी 1593 में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था, यानी पहले कंपनी लीवेंट थी अंग्रेजी जो भारत में व्यापार करने का अधिकार पाई थी। लेकिन आगे
जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में जगह है मूसलीपट्टनम या मछलीपट्टनम, यहां पर एक अस्थायी कारखाना स्थापित कर रही है। आगे 1613 में सूरत में एक कारखाना स्थापित हो रहा है जो कि प्रथम अस्थायी कारखाना हो रहा है। यानी अस्थायी और अस्थायी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, पूछ लेगा पहला अस्थायी कारखाना तो याद करिएगा सूरत में 1613 में, जबकि पहला अस्थायी कारखाना तो मूसलीपट्टनम में 1611 में। यहां से क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है और आपको सस्पेंस होता है, ठीक है ना, याद करे रहिएगा। पहला कारखाना अगर कहे, ना तो अस्थाई ना अस्थाई कहे, तो आप जाने रहिएगा तो अस्थाई वाले की बात करेगा जो कि सूरत में 1613 में खोला गया था। आगे लिखा है सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 में, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 में स्थापित की गई थी। ये अलग अलग डेट दी गई है। आगे थॉमस वेस्ट नामक अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। याद करे रहिएगा, अंग्रेज अधिकारियों ने पुर्तगालियों को कहाँ हराया था, तो स्वाली में हराया था थॉमस वेस्ट नामक अधिकारी ने। ठीक बात है ना। अगले पे आते हैं। मैंने कहा साथियों, लगातार बनने से आपका ये लाभ होगा। मैंने कहा अभी आप देख रहे हैं लाइव सेशन में, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जैसे ये लाइव सेशन में आपको दिखाई पड़ेगा, अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो आपके पास बुक होगी तो उससे भी देख सकते हैं, नहीं दूसरा जब दोबारा आप इसी वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। साथियों, हमने याद करिए जो ये तरीका स्टार्ट किया है उसका कारण एक है, कारण ये है कि आपको बिना किसी अनर्गल बात के हम केवल और केवल लाइन टू लाइन चीजों को कवर करने काम करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बुक है आपके सामने। जितनी जल्दी आपको बुक तैयार हो जाएगी उतनी जल्दी आपको कमांड हो जाएगी आपके विषय पर। आई बात ध्यान में, अलग अलग जगह से आपको नोट्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। आगे आते हैं। लिखा साथियों 1661 की बात है जब इंग्लैंड के सम्राट हो रहे हैं जिनका नाम है चार्ल्स द्वितीय। अब इनका विवाह हो रहा है, पुर्तगाल की राजकुमारी थी जिनका नाम था कैथरीन से। अब इनका विवाह हुआ। अब विवाह होने के बाद सोचिए, दहेज में छोटी मोटी चीज नहीं, सीधा बंबई ही इनको उपहार में दे दिया गया। सोच लीजिए आप, इनको चार्ल्स द्वितीय को जब पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से शादी हुई तो कैथरीन के परिवार वालों ने क्या किया, बंबई ही उपहार में दे दिया इनको, कहा ले जाओ दहेज में ये दे रहे हैं आपको। सोचिए, आज मोटरसाइकिल, कार, घड़ी, अंगूठी मिलती है, सीकड़ मिलती है, समझ रहे हैं ना, और यहाँ शहर शहर मिल रहा है, सीधा बंबई का जाओ तुम्हारे नाम दे रहे हैं बंबई। अब देखिए, अब इनको दहेज में मिल गया। अब ये क्या कर रहे हैं, ये 1668 में इसको 10 पाउंड वार्षिक किराए पर क्या कर रहे हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये बेच दे रहे हैं, यानी दे रहे हैं। कौन चीज़? ये जो दहेज में, अब सोचिए दहेज में इनको संपत्ति मिल रही, वह दान करे दे रहे हैं, वह बेच दे रहे हैं कि हम पैसा पाएं अलग से। सोचिए, लिखा है बंबई जो अंग्रेज गवर्नर थे जिनका नाम था जॉन चाइल्ड, ये 1688 में बंबई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों का डेरा डालकर और मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। आप देखिए, यानी यहां तक तो आप लोग पढ़ लिए कि ये देख रहे हैं बंबई को इन्होंने बेच लिया। अब आगे बात आ रही है कि बंबई के ही एक गवर्नर जो हुआ करते थे, इनका नाम था जॉन चाइल्ड। अभी नालायक क्या कर रहे थे, ये क्या करते थे, उस तरफ से जो लोग जाते थे बंबई और समुद्री तट, पश्चिमी समुद्री तट के थे जो मुगल बंदरगाह, अब यहाँ क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर ये डेरा डाल रहे हैं और उसके बाद में मक्का जाने वाले जो हज यात्री हैं उनको क्या कर रहे हैं, बंदी बना रहे हैं। कहें हमको टैक्स दो, हमको टोल दो, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद क्या हो रहा है, यानी इसके बाद औरंगजेब ने क्या किया, भारत से इनको निष्कासित करने का इरादा बना। कहा अरे गजब, हज यात्रियों को तुम रोकोगे, इतने पवित्र लोगों को रोकोगे, तो तुमको जो है रुको, हम भारत से निकलवाएंगे। अब बवाल शुरू हो रहा है। यहाँ लिखा है कर्नाटक में युद्ध हो रहा है। कर्नाटक एक युद्ध हो रहा है 1746 से 48 के बीच में, यानी ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो कि 1740 में आरंभ हुआ था, उसी का विस्तार हो रहा है इस तरीके से। यानी आप देखेंगे ये हो रहा है, यानी पुर्तगाली, अंग्रेज, ये लोग क्या कर रहे हैं, अपनी शक्तियों का विस्तार करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। इस वजह से अलग अलग तरीके से झगड़ा हो रहा है। तो यहाँ बात कर रही गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों, यानी अंग्रेज और फ्रांसीसियों के विरुद्ध ये युद्ध हो रहा है। और एक प्रकार का ये अपनी क्षमता दिखाने का, यानी अपनी शक्ति प्रदर्शन का एक प्रकार का युद्ध हुआ करता था, जो कि 1746 में प्रारंभ हुआ था। तो पूछा जा सकता है कर्नाटक का युद्ध प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ, तो आप कहिएगा सर ये हुआ था अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच। पहला युद्ध कब हुआ, तो 1746 से 48 के बीच हुआ। आई बात ध्यान में, याद करे रहिएगा। अगला देखिए यहां पर, अब इसके आगे लिखा है सर, नाम लिखा है कैप्टन बर्नेट का, अंग्रेज कैप्टन है। ये क्या कर रहे हैं, अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर देना युद्ध का तात्कालिक कारण था। ये मान रहे हैं, यानी इन्हीं के नेतृत्व में जो युद्ध हो रहा है और उसका तात्कालिक कारण ये रहे हैं कि जहाज़ों पर अधिकार कर ले रहे हैं, यानी अंग्रेजी सेना क्या कर रही है, फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लिए और इसी वजह से नाराज हो रहे हैं, इसी वजह से क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में युद्ध हो रहा है।
ठीक बात है ना। अब किसने अधिकार कर लिया था? तो अंग्रेजी सेना ने अधिकार कर लिया था। किस पर किया था? तो फ्रांसीसी जहाजों पर कर लिया था। आगे लिखा है, प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने क्या किया? देखिए यहां लिखा है, जब पहला कर्नाटक युद्ध हुआ उस समय कर्नाटक के जो नवाब हुए उनका नाम था अनवरुद्दीन। ये क्या कर रहे हैं? महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए इन्होंने भेजा। अब देख रहे हैं आप लोग, यानी कि फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेज रहे हैं किसको? भारतीयों को भेज रहे हैं, ठीक है ना। कौन? नवाब अनवरुद्दीन भेज रहे हैं, किसके नेतृत्व में? तो महफूज खां के नेतृत्व में। आगे देखिए, लिखा कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अडियार नदी पर स्थित सेंट थॉमे नामक स्थान पर नवाब की सेना को पराजित कर दिया। देखिए यहां पर भी ध्यान दे रहे हैं, फ्रांसीसी सेना क्या कर रही है? अडियार नदी पर सेंट थॉमे नामक स्थान पर नवाब की सेना को पराजित कर दे रही। आगे लिखा हुआ है, यूरोप में युद्ध जैसे बंद हुआ वैसे ही कर्नाटक का प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया और संधि हो रही जिसका नाम है एक्सला सापेल की संधि। तो पूछा जा सकता है कि पहला कर्नाटक युद्ध किसके साथ, किस संधि के साथ समाप्त हुआ? तो याद करिएगा, एक्सला शापेल की संधि 1748 में हुई थी। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया और मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। याद करे रहिएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो पहला कर्नाटक युद्ध आपने कहा यह हुआ अंग्रेज फ्रांसीसी के बीच में और समाप्ति हो रही है किसके साथ? एक्सला सॉपेल की संधि के साथ हो रही है, ठीक है ना। आगे आते हैं, लिखा है डुप्ले नाम का व्यक्ति। अब देखिए डुप्ले का मामला आ गया, लिखा है बहुत, मैंने कहा थोड़ा सा ये नोट्स है, थोड़ा सा और बचा है साथियों, लगातार बने रहिएगा। क्यों? क्योंकि ये जो आप पढ़ रहे हैं ये हमेशा के लिए आपके दिमाग में संरक्षित होने वाला है, सुरक्षित होने वाला है। डुप्ले ने क्या किया? एक हथकंडा इसने प्रयोग किया। इसने कहा भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों की मार्गदर्शक बने। यानी आप कह रहे हैं डुप्ले ने क्या किया? डुप्ले की कुछ ऐसी नीति थी जिस वजह से जो अंग्रेजों का गाइड टाइप का हुआ। यानी डुप्ले के विषय में इसकी विशेषता तो अंग्रेज से नहीं, लेकिन अर्थ क्या हो रहा है? इसने कुछ तरीके ऐसे बनाए थे जो कि बाद में अंग्रेजों को भी सहायता मिली, जिससे लिखा है यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबार में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया था। कौन व्यक्ति? डुप्ले नाम का व्यक्ति ने। यानी क्या कहा था कि हम लोग भारतीय राज दरबार में हम लोग सेवा देंगे और किसके व्यय पर, किसके खर्च पर? तो भारतीय व्यय पर, यानी खर्चा भारतीय करें। पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किसने किया था? इसी डोपले की नीति थी। यूरोपीय साम्राज्य की नींव भी इसी से रखी। लिखा है लुई 14वां जो है इसका मंत्री था जिसका नाम था कॉलबर्ट। 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही है। अब सोचिए फ्रांसीसी आ रहे हैं, फ्रांस। आगे लिखा है कंपनी देश इन देश ओरिएंटलिस इसी को कहा गया। लिखा है फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्च देता था। किसकी बात कर रहा है? फ्रांसीसी कंपनी की बात कर रहा है। लिखा है यहाँ 1667 की तिथि है जब फ्रांसिस कैरो नाम के व्यक्ति है, इसके नेतृत्व में क्या हो रहा है? एक अभियान कहाँ के लिए रवाना हो रहा है? भारत में। तो आप याद करेगा फ्रांसीसी अभियान भारत के लिए कब रवाना हुआ? तो 1667 में रवाना हुआ था फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में। आगे 1668 में लोग सूरत में आ रहे हैं और अपना पहला व्यापारिक कारखाना, तो याद करेगा फ्रांसीसियों ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना कहाँ? सूरत में 1668 में। आगे लिखा है मैरकारा गोलकुंडा के सुल्तान ने ऐसे एक अधिकार पत्र प्राप्त कर 1669 में मूसलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कोठी, यानी पहली फ्रांसीसी कोठी सूरत में और दूसरी 69 में मूसलीपट्टनम में स्थापित किसने? फ्रांसीसियों ने। लिखा है अब आगे डच आ रहे हैं। हॉलैंड निवासी डचों ने अपनी प्रथम व्यापारिक फैक्ट्री प्रथम फैक्ट्री की स्थापना कहां पर की थी? मूसलीपट्टनम ने। डचों ने बंगाल की पहली कंपनी जिसका नाम था पीपली में 1627 ईस्वी में स्थापित की। ठीक है ना, ठीक है ना। अच्छा, यानी इन्होंने बंगाल में अपनी पहली कंपनी जो हुई वो पीपली में 1627 में स्थापित की। कुछ ही दिनों बाद डच पीपली से बालासोर चले आए, परंतु बंगाल में डचों का व्यापार सही ढंग से 1653 में ही शुरू हुआ। लिखा है जब उन्होंने चिंसुरा में अपनी कंपनी स्थापित की। लिखा है चिंसुरा के डच किले को गुस्तावुसपोर्ट के नाम से जाना जाता है। मैंने कहा इन चीज़ों को आप ध्यान से पढ़ते रहिएगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा एक बार देखने से, वैसे सही बात यह है एक बार देखने से आपको याद ही नहीं होती। ये आपका जो टॉपिक है ये है यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जिनको कुछ लोग क्या मानते हैं? टफ मानते हैं। मैंने कहा सारी चीज़ें पूछी नहीं जाती बेसिक एग्जाम में, ये जितना लिखा है उतना ही पूछा जाता है, तो ध्यान से इसको पढ़िएगा। लिखा हुआ है यूरोपवासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम कहाँ से प्राप्त होती थी? बिहार से। अंग्रेजी शासनकाल में बिहार अफीम के लिए प्रसिद्ध था और भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन का जो क्रम था कि पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिस आए, फिर कौन आ रहे हैं? फ्रांसीसी आ रहे हैं। तो इसका ट्रिक जाने रहिएगा।
PDADF, यही तरीका रहा है किसका, यही रहा है भारत में यूरोपियों का आने का क्रम। साथियों ये तो आपका हुआ क्या, ये आपका अभी तक संपन्न हुआ आपका नोट्स। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन आंसर पर। लगातार बने रहिएगा क्योंकि बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग चर्चा करने वाले हैं कुछ ही देर में। साथियों पहला प्रश्न लिखा हुआ है, मैंने कहा अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों सब्सक्राइब करिए। आप सभी साथियों को बता दें कि एक नया सा यूट्यूब चैनल अपने द्वारा क्रिएट किया गया है। कारण कुछ सुरक्षात्मक कारण था, जिस वजह से त्रिपाठी सर जीएस अयोध्या 2.0 लिखेंगे यूट्यूब पे तो आपको मिलेगा भी, लास्ट में उसकी भी जानकारी आप लोगों को बताऊंगा। साथियों लिखा है, वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष में आया? 1350, 1498 AD, 1530 AD या फिर 1612 AD। उत्तर दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साथियों इसका उत्तर क्या हो जाएगा बताना है आपको। तो इसका उत्तर साथियों हो जाएगा, सब लोग देख के ही बता देंगे इसका उत्तर, कि इसका उत्तर सर लिखा है 1498 में पुर्तगाली यात्री, क्या नाम है जिसका नाम जमोरिन, ये हाँ वास्को डी गामा, जो कि कहाँ आ रहा है, कालीकट आ रहा है। आपने तमाम बातें पढ़ी थी, आपने कहा था सर वास्को डी गामा है कौन सा, तो ये था आपका सर पुर्तगाली, और इसने क्या किया, गुजराती एक पथ प्रदर्शक था जिसका नाम था अब्दुल मजीद, यानी इसी अब्दुल मजीद की सहायता से कहाँ आ रहा है, यानी ये आ रहा है कालीकट, जो कि पश्चिमी तट का आपका जगह है, कालीकट नाम का बंदरगाह में भारत पहुंच रहा है। उस समय वहां का शासक हुआ करता था भारत में जिसका नाम था जमोरिन, याद करे रहिएगा। ये सारी बातें आपकी वास्को डी गामा से दी गई हैं, 1498 से दी गई हैं, ठीक बात है ना। अगले क्वेश्चन पे आ देखिए, वहां व्याख्या तमाम सारी दी गई है, इसी ने भारत में समुद्री मार्ग की खोज की। यहां देखिए तमाम बातें लिखी गई हैं। कालीकट में लिखा है उस समय हुआ करता था जिसका नाम था जमोरिन, जिसने स्वागत किया इसका। आगे लिखा कालीकट गोवा दमन दीव, और लिखा है हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की थी, किसने, पुर्तगाली व्यापारियों ने। 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आ रहा है, और ये प्रथम पुर्तगाली वायसराय था, गवर्नर बनकर भारत आया। आगे व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में इसने प्रभुत्व स्थापित करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी, तो आपने कहा नीला जल नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी थी, तो अल्मीडा की थी। याद करिएगा कब गवर्नर बनकर आया भारत में, 1505 में भारत का प्रथम वायसराय, पुर्तगाल का प्रथम वायसराय या गवर्नर बनकर भारत आया, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे साथियों लिखा है ब्लू वाटर पॉलिसी किससे संबंधित है, अल्बुकर्क, द अल्मीडा, डुप्ले या फिर रॉबर्ट क्लाइव से। उत्तर दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये भी पीसीएस के एग्जाम से पूछा गया क्वेश्चन है। तो साथियों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अल्मीडा नाम का व्यक्ति था, इसी ने क्या किया था, 1505 में ये भारत में पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था, और इसी ने स्टार्ट किया था जिसका नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी। याद करे रहिएगा जिसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, याद करे रहिएगा ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तो ए वाला सही। अगला लिखा है, देखिए कई बार एक क्वेश्चन पीसीएस के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे डच, अंग्रेज, पुर्तगाली या फिर फ्रांसीसी। 3 नंबर प्रश्न है साथियों, सभी लोग उत्तर बताइएगा। अबू, नंदिनी, दिव्यांशु, ब्रजेश, माही, निरंकारी, रेतु, ठीक बात है ना, अलका, साक्षी, शिखा, जितने लोग, मैंने कहा सभी पुराने साथी आ जाइएगा और लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज कराइएगा। कारण क्या है, कारण एक है, वो है आपकी तैयारी को एकदम सटीक दिशा देने की। मैंने कहा अब तक अगर नहीं रुके थे तो अब रुकने की कोई आवश्यकता नहीं। अब तो आपका यूपीपी का एग्जाम भी हो चुका है, आरओ का एग्जाम भी हो चुका है, अब तो आपके पास समय ही समय है। उन विद्यार्थी जो अभी तक कारण देते थे सर यूपीपी का एग्जाम है इस वजह से नहीं आ सकता हूं, तो मैंने कहा अब उनके पास समय है। अगर अब आप नहीं आते हैं तो इसका मतलब आप अपने साथ भी लापरवाही करते हैं, ठीक है ना। लिखा है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा सर, पहली बार भारत में पुर्तगाली आए थे 1498 में आए थे, जो कि आपका जिसका नाम था वास्को डी गामा नाम का व्यक्ति आया था, जो कि पुर्तगाल से था, ठीक है ना, याद कर रहेगा। अगले क्वेश्चन पे देखिए, यहाँ वास्को डी गामा भारत कब आया साथियों, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा सर, वास्को डी गामा जब भारत आया था, तो वास्को डी गामा भारत आया था सर, ये आया था 1498 को आया था, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी वाला। यानी आपने कहा अब्दुल मजीद नाम का क्या है, गुजराती व्यापारी है, इसी की सहायता से क्या हो रहा है, ये भारत में प्रवेश कर रहा है और कालीकट में आ रहा है सबसे पहले, ठीक माने बंदरगाह में आ रहा है। और जमोरिन उस समय भारत के शासक थे जिन्होंने इसका स्वागत किया। आगे, पुर्तगाली उपनिवेश का पहला वायसराय निम्न से कौन था, अल्मीडा, डियाज, वास्को डी गामा या फिर अल्बुकर्क। मैंने कहा बीपीएससी के एग्जाम में साथियों क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात यहाँ किसकी कर रहा है, यहाँ केवल पुर्तगाली की भी बात कर रहा है, और पहला वायसराय जो पुर्तगाली का बना था वो बना था कौन, वो साथियों बना था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। देखिए बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, तो इसका सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं साथियों, यहाँ
अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ, लिखा हुआ किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया? गैस्पर कोरिया, अल्बुकर्क डॉन अल्मेडा या फिर जमोरिन। साथियों यहाँ कुछ प्रश्न पे आपको टिक लगे होंगे तो कतई कंफ्यूज मत होइएगा, तो आप याद कर रहिएगा ये व्यक्ति का नाम क्या था? जमोरिन नाम का व्यक्ति था। यही उस समय शासक हुआ करता था। कहाँ का? भारत में, दक्षिण में शासक हुआ करता था। ठीक है ना, तो याद कर रहिएगा कालीकट के विषय में। आगे रहते हैं, लिखा हुआ है सुमेलित करना है। लिखा कोलंबस स्पेन का, क्रिस्टोफर कोलंबस, लिखा है वास्को डी गामा स्पेन से, क्रिस्टोफर कोलंबस पुर्तगाल से, कैप्टन कुक हॉलैंड से या फिर तस्मान ग्रेट ब्रिटेन से। पूछ रहा है आपको सूची यानी सूची का मिलान करना है, आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में दिया है ए बी सी या फिर डी, बताना है क्या हो जाएगा। जल्दी उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मुझे लगता है बता भी ले जाएंगे ये क्वेश्चन साथियों, याद होगा। यहां देखिए अगर वास्को डिगामा की बात करें तो ये हो जाएगा पुर्तगाल से, यानी ए का हो जाएगा 2। इसका मतलब इसका बी वाला ऑप्शन में ही केवल पहला विकल्प ए वाला 2 दिया है। और जबकि क्रिस्टोफर कोलंबस की बात करेंगे तो ये स्पेन से आया था, यानी स्पेन से वित्त पोषित व्यक्ति था ये आपका कौन? कोलंबस नाम का व्यक्ति स्पेन से वित्त पोषित था। तो ये याद करे रहिएगा किसके विषय में, तो ये हो जाएगा आपका किसके विषय में? कोलंबस के विषय में। यानी कोलंबस वैसे था इटली से, याद करेगा ये था इटली से, लेकिन इसको वित्त कहां से यानी पैसा कहां से मिला आने का? तो स्पेन से मिला था। कैप्टन कुक जो थे ये आपका ब्रिटेन से, जबकि तस्मान जो था हॉलैंड का व्यक्ति था, याद होगा, जिसने तस्मानिया की खोज की थी और न्यूजीलैंड की खोज की थी। ठीक है ना, तो इसका बी वाला ऑप्शन साथियों हो जा रहा है सही। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ तमाम सारी बातें वही सब लिखी हैं। ये पुर्तगाली वास्को डिगामा ने क्या किया? भारत की। इटली निवासी और स्पेन द्वारा वित्त पोषित कोलंबस ने अमेरिका की, ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की, तथा हॉलैंड के तस्मान ने वॉन डिमस लैंड या तस्मानिया या न्यूजीलैंड की खोज की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था? टुआरो बारबाडोसा, डोमिंगो पायस, फर्नाजो नूनीज या फिर पीटर मुंडी। आपको बताना है कौन सा यात्री इसमें से पुर्तगाल का नहीं था। उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखिए साथियों इस वाले क्वेश्चन को आरओ एग्जाम में पूछा गया, इसके पहले इसकी व्याख्या हमने नहीं पढ़ी, लेकिन यहाँ क्वेश्चन आ जाता है तो देखते हैं इसकी व्याख्या। सी वाला उत्तर दे रहा है इसमें, पीटर मुंडी का नाम दे रहा है कि यही क्या थे? पुर्तगाली यात्री नहीं थे, जबकि बाराबाडोस भी पुर्तगाली था, पायस भी पुर्तगाली था, नूनीज भी पुर्तगाली था। यहां लिखा है आगे, यहां पीटर मुंडी का बात कर रहा है, ये ब्रिटिश के व्यापारी थे, याद करिएगा ब्रिटेन के व्यापारी थे। ठीक है ना, चीन की चाय को चखने का उल्लेख करने वाला यह प्रथम ब्रिटिश नागरिक था। अब जान गए आप लोग, यानी चीन की चाय का टेस्ट लेने वाला पहला पुर्तगाली ब्रिटिश नागरिक कौन व्यक्ति हो रहा है? तो ये हो रहा है पीटर मुंडी। भारत में इसने पटना, आगरा, सूरत आदि नगरों की यात्रा की थी। ठीक है ना, ध्यान करे रहिएगा। अगर आप अपर एग्जाम यानी पीसीएस स्तर के एग्जाम में अगर जाने वाले हैं तो ध्यान करे रहिएगा इस क्वेश्चन को। भारत में पुर्तगाली सस्ती का वास्तविक संस्थापक कौन था? मैंने कहा था 2 नाम, मैंने 2 नाम बताए थे। एक नाम अल्मीडा का बताया था, दूसरा अल्बुकर्क का बताया था। मैंने कहा यहां अगर बताऊं आपसे तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अल्बुकर्क हो जाएगा। यानी 1505 का नाम जब जानते हैं तो सर ये नाम था अल्मीडा का, जो पुर्तगाली था। जबकि दूसरा 1500 की बात करते हैं, यानी 1509 की बात करते हैं तो अल्बुकर्क नाम का व्यक्ति भारत आ रहा है। ठीक है ना, यानी अब देखिए दोनों का काम देखेंगे तो अल्बुकर्क को जब देखेंगे तो ये गोवा जीत लेगा अभी किसके द्वारा? यानी आदिल शाह जो हुए थे, बीजापुर के तानाशाह थे, यानी बीजापुर के जो शासक थे, आदिल शाह से इसने क्या किया? गोवा को जीत लिया था। किसने? अल्बुकर्क ने। ठीक बात ना, इसी वजह से इसको पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जबकि ब्लू वाटर पॉलिसी लाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो उनका नाम था अल्मीडा। याद करे रहिएगा। अगले क्वेश्चन पे देखिए, यहां तमाम सारी बातें वही सब लिखी हैं, हैरान नहीं होना है। लिखा है भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? लिखा है पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था, या फिर पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया अंग्रेजों ने, या पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया, या डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा। पूछ ला कौन सा सही नहीं है साथियों, तो उत्तर दीजिएगा। इसका क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसका भी उत्तर मुझे लगता है बता ले जाएंगे आप लोग साथियों। इसका उत्तर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, यानी कि पुर्तगालियों ने क्या किया था? 1499 गोवा पर कब्जा नहीं किया था। क्यों? याद होगा आप लोगों को कि जब
1509 में आ रहा है कौन व्यक्ति, जिसका नाम था अलबुकर्क, और इसी अलबुकर्क ने क्या किया था, आदिल शाह से क्या किया था, जो आपके बीजापुर के शासक थे जिनका नाम था आदिल शाह, उससे क्या किया था, गोवा को इसने जीता था। तो इस वजह से इसका ए वाला गलत हो रहा है, बाकी तीनों आपके सही हो रहे हैं। आईएएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जरूरी है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण कराया? अंजीदीप, कन्नौर, कोचीन या फिर गोवा? पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है साथियों। हम लोगों ने इससे पहले इस क्वेश्चन की चर्चा की थी। जितने लोग देख रहे हैं, मैंने कहा रूपम, दिव्यांशु, अवनी सिंह, माही निरंकारी, दुर्गेश जी, दिव्यांशु, जितने साथी देख रहे हैं या जितने लोग पिछले सेशन में जुड़े थे, मैं सबका नाम नहीं ले पाता हूं क्योंकि सबका नाम ध्यान नहीं रहता है, ऑफलाइन शेष ये आपका, लेकिन ये है कि आप लोग इसको ध्यान से, प्रदीप पांडे ध्यान से सुन लिया करिए। बहुत बढ़िया, चलिए। तो इसके विषय में क्या लिखा है, 11 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? आप सबको पता है कि पुर्तगाली जब भारत में आ रहे हैं तो ये पहला दुर्ग का निर्माण करा रहे हैं कहाँ पर? कोचीन में। याद करे रहिएगा किसके विषय में ये बात कर रहे हैं, किसके विषय में ये बात है? पुर्तगालियों के विषय में। याद है एक व्यक्ति जिसका नाम था अलबुकर्क, याद होगा 1505 में आया था जिसका नाम था अल्मीडा, लेकिन 1503 में जब ये गवर्नर नहीं हुआ करता था अलबुकर्क, तो इसी ने दुर्ग का निर्माण कराया कोचीन में। कहाँ पर? यानी प्रथम दुर्ग का निर्माण पुर्तगालियों के द्वारा कोचीन में 1503 में अलबुकर्क के द्वारा कराया गया, जबकि अलबुकर्क उस समय गवर्नर नहीं था। व्याख्या में देखिए वही सब बातें फिर लिखी है, गवर्नर उस समय नहीं था, 1503 में कोचीन में कराया इसने दुर्ग का निर्माण। किन पुर्तगालियों ने, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या फिर डच? ये भी पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है साथियों। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, देख के ही आप जान रहे हैं। सबसे पहले अगर कहेंगे सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र तो पुर्तगाली। क्यों? क्योंकि वास्को डिगामा तो आपका पुर्तगाली ही था ना, तो सबसे पहले यही तो आया था 1498 में। ध्यान करे रहिएगा। अगले क्वेश्चन पे लिखा हुआ है, लिखा हुआ है यहाँ पर, बंगाल में निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी? बांदेल, चिंसुरा, हुगली या फिर श्रीरामपुर? उत्तर दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साथियों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपको पता है इसका उत्तर सर हुगली ही होगा। क्यों? आप जानते हैं बंगाल की बात करेगा हुगली की, क्योंकि हुगली में ही आपको याद होगा, हुगली में ही इन लोगों ने जब बस्ती स्थापित हुई तो उसके बाद इन्होंने क्या किया था, इन्होंने तमाम प्रकार की लूटपाट शुरू कर दी थी, जिस वजह से शाहजहां ने क्या किया था, बस्ती को समाप्त कर दिया था। याद करिए, देखिए यहां तमाम बातें लिखी गई हैं इसी के विषय में। किसके विषय में? ये लिखा है आपका हुगली बंदरगाह के विषय में लिखा है, ठीक बात है ना। यहां तमाम सारी बातें लिखा है ये हुगली के विषय में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं साथियों। लिखा है पौंडीचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाला पहला यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली था, या फिर पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय कंपनी शक्ति फ्रांसीसी थी, या अंग्रेजों ने कभी पौंडीचेरी पर कब्जा ही नहीं किया। आपसे पूछ रहा है क्या सही है, विचार करना है। उत्तर दीजिए, पहला ए, बी या सी या फिर डी। उत्तर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? यानी केवल सही की बात कर रहा है ना, तो इसका केवल एक वाला ऑप्शन जो दिया है, पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति जो थी वो थी आपकी पुर्तगाली। ठीक बात है ना, ध्यान करे रहिएगा साथियों इसके विषय में, ठीक है ना। आगे चलते हैं इसके क्वेश्चन पर, ठीक है। आगे चलते हैं इस प्रश्न पर। देखिए यहाँ देखिए तमाम बातें लिखा है, पौंडीचेरी जो हो रही है जिसपे सबसे पहले पुर्तगाली कब्जा कर रहे हैं, उपनिवेश स्थापित कर रहे हैं। आगे लिखा हुआ है जिसके बाद 73 में फ्रांसीसी, अंग्रेजों ने भी पौंडीचेरी पर 1793 में कब्जा किया और 1813 में पेरिस की संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंप दिया गया। याद करे रहिएगा इन बातों को। अगले क्वेश्चन पे साथियों लिखा हुआ है यहाँ अगला प्रश्न लिखा है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए क्या किया गया था, किसने अड्डा बनाया था? तो आप सबको याद होगा यहाँ किसकी बात कर रहा है, तो यहाँ बात कर रहा है सर पुर्तगाली की। ठीक बात है ना, इसी वजह से आपको याद है, इसी वजह से शाहजहां ने क्या किया था, आपको याद है, इसी वजह से शाहजहां ने, यानी आपको याद होगा उस समय ब्रिटिश शासन जो हुआ करता था, शाहजहां के भारतीय मुगल सम्राट हुआ करते थे शाहजहां, उन्होंने क्या किया था, इसको क्या किया था, समाप्त कर दिया था। यानी आप करें ब्रिटिश बस्ती को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था, ठीक है ना। पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था इनकी लूटकाट की हरकतों की वजह से। ठीक बात है ना। अगले क्वेश्चन पे, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती है हुगली का उपयोग कौन करता था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सर पुर्तगाली ही तो करते थे। अगले प्रश्न पे देखिए बीपीएससी में भी पूछा गया, कलकत्ता का संस्थापक कौन था? चार्ल्स आयर, जॉब चारनाक, विलियम नॉरिस या फिर गैरोल्ड अंगियार? उत्तर दीजिएगा, पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कलकत्ता का
संस्थापक कौन था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साथियों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? याद करिए नाम किसका, नाम करिए, याद करिए, जॉब चारनाक नाम का व्यक्ति, इसी को कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। ठीक है ना, याद करे रहिएगा। यहाँ देखिए व्याख्या में लिखा हुआ है, कासिम बाजार की फैक्ट्री जो है इसके प्रमुख जो थे, इसका नाम था जॉब चारनाक। अंग्रेजों के लिए व्यापारिक केंद्र हेतु हुगली को के स्थान पर इसने सूतानूती या सूतनौती जिसे कहा जाता कलकत्ता का स्थल था, उसको इसने चुना था। इसी वजह से इसको कलकत्ता का संस्थापक मान लिया जाता। जबकि मई 2003 में निर्णय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने निर्णय दिया कि जॉब चारनाक को कलकत्ता का संस्थापक कहना गलत है। कारण क्या है, आगे आते हैं, देखते हैं इसके विषय में। इन्होंने कहा, कलकत्ता उच्च की खंडपीठ ने कहा कि जॉर्ज चारनाक को कलकत्ता का संस्थापक न मानते हुए कलकत्ता कालिकाता जो लिखा है, जॉब चारनाक के आगमन से पहले भी अस्तित्व में था, इस वजह से इसको नहीं माना जा सकता है। इसी वजह, जबकि 24 अगस्त 1690 को दिवस को जो मनाया जाता है को नहीं माना जा सकता है किसके नाम पे, कलकत्ता स्थापना पे, क्योंकि इसके पहले भी ये कलकत्ता स्थापित था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन साथियों 18 नंबर है। उत्तराखंड के पीसीएस के एग्जाम में कलकत्ता किसने बताया? सर जॉन सरमैन ने, जॉब चारनाक ने, वास्को डी गामा या फिर वॉरेन। देखिए यहाँ क्वेश्चन है तो याद करे रहिएगा, कब के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए यहाँ इसके विषय में ये भी ध्यान करे रहिएगा, ये पूछा गया था आपका किस एग्जाम में, एक सेकेंड भाई, ये क्वेश्चन साथियों पूछा गया था 2006 के एग्जाम में। जबकि ये जो डिसीजन आया है कब आया है, 2003 में। तो इसका उत्तर याद करेगा डी वाला ऑप्शन, जॉब चारनाक। अगर कलकत्ता की बात करेगा तो आप जॉब चारनाक के विषय में जाने रहेगा। भले ये पहले से शहर था, लेकिन एक इसको बढ़िया रूप देने का काम किया था जॉब चारनाक ने। अगले में, निम्नलिखित में किस स्थान पर भारत में प्रथम चार नगर निगम स्थापित किए थे? कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे या फिर दिल्ली। पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में प्रथम 4 नगर निगम स्थापित किया जाता। पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, उत्तर दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसका उत्तर हो जाएगा साथियों, मद्रास में पहली बार भारत में नगर निगम जो होता, देखिए 4 मैंने जो कहा ये गलत था। ये भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ, तो मद्रास में स्थापित हुआ। याद कर रहिएगा इसके विषय में कि ये हुआ था आपका 1688 में। साथियों यहाँ अगर बात करें तो 1688 में क्या हो रहा है, पहला नगर निगम जो स्थापित हो रहा है मद्रास में स्थापित हुआ रहा है, याद कर रहिएगा। ठीक बात है ना, भारत का पहला नगर निगम। ये आपका जीके का भी क्वेश्चन है तो वहां भी आपसे पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लिखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए वही व्याख्या लिखी है जो आप लोग पढ़े अभी कुछ देर पहले। लिखा, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों के द्वारा ने आरंभ की? पुर्तगाली, डच, डेनिश या फिर फ्रेंच। आईएएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक बात है ना। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है आपका किसके विषय में, यहाँ कह रहा है संयुक्त पूंजी वाली कंपनी की बात कर रहा है। तो यहाँ इसके विषय में जाने रहेगा पुर्तगाली, ना तो फ्रेंच ना फिर डेनिश। ये है डच के विषय में, जो कि हॉलैंड के निवासी हुआ करते थे, तो इनके विषय में याद कर रहेगा। ठीक है ना। तो देखिए इसके विषय में इसका हो जाएगा बी वाला ऑप्शन सही। यहाँ व्यापार दिया गया है आपका, लिखा है भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1600 ईस्वी में लंदन में स्थापित अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। इसके बाद डच यानी 1602 में हॉलैंड वाले जो थे इनके द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक बात है ना। तो इसका विकल्प याद कर रहेगा, इसका विकल्प हो जाएगा बी वाला। चूंकि यहाँ अंग्रेज दिया नहीं गया है, चूंकि अंग्रेज 1600 में 1602 में, ये तो अगर यहाँ पर अंग्रेज होता तो हो जाता आपका, तो ये 1602 में, जबकि 1600 में एक आई थी जो थी आपकी अंग्रेज की, जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी की। ध्यान करे रहेगा, अगर ऑप्शन में अंग्रेज होता तो अंग्रेज ही सही होता, लेकिन नहीं है तो इस वजह से डच सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? लिखा है, आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता का एक डच उपनिवेश था। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण कराया। यह आधुनिक कोची पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। यह लिखा, आधुनिक कोची कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। साथियों देना है कि कौन सा उत्तर इसमें हो जाएगा सही। 21 नंबर प्रश्न है, तो आप ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद में इसका उत्तर दीजिएगा। तो मैं बताऊं इसका उत्तर साथियों कौन सा होगा। इसका उत्तर हो जाएगा सर बी वाला ऑप्शन, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और क्या किया, आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण कराया था। ठीक बात है ना। तो ये इसी वाले ऑप्शन को सही माना गया। देखिए बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले में आते हैं, लिखा, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। लिखा है, डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्रियां, गोदाम स्थापित किए।
दूसरा, अल्फांसो अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया था। अगला, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लाट पर फैक्ट्री की स्थापना की थी। पूछ रहा है कौन कौन सा इसमें से सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न। साथियों उत्तर दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? इसका उत्तर हो जाएगा, आप जानते हैं अल्बुकर्क वाला सही है। 1509 में जब आया तो बीजापुर के सुल्तान से गोवा को इसने जीत लिया था। ठीक बात है ना। जबकि तीसरी वाली जो बात दी गई है, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की गई है, मद्रास में इसने विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन पर इसने पहली फैक्ट्री लगाई थी। जिसका उत्तर हो जाएगा साथियों बी वाला ऑप्शन एकदम से राइट हो जाएगा इस प्रश्न का। अगले पे आते हैं साथियों। अगला प्रश्न लिखा हुआ यहाँ लिखा हुआ है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? तो आप बताइएगा। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। अगला, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। इसका उत्तर देना है। पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था कि किस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सफल हुई। उत्तर देना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साथियों आप सब जानिएगा, पहला राष्ट्रीय भावना की उस समय भारत में कमी भी थी। आगे, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण नहीं मिला तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। याद करे रहेगा, यानी भाई सही बात है, उन लोगों के पास हथियार बहुत अच्छे अच्छे थे। राष्ट्रीय भावनाओं का अभाव था, इस वजह से देश क्या हुआ, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो गई, सफल हो गई। अगले क्वेश्चन पे तो डी वाला ऑप्शन उपयुक्त में से सभी इसका सही हो जाएगा। ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त था? लीवेंट कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, द इंग्लिश कंपनी, ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज या फिर ओस्टेट कंपनी। तो उत्तर देना है साथियों, भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र जो प्राप्त हुआ था वो हुआ था साथियों 24 नंबर प्रश्न का। आपको याद होगा हमने चर्चा कराया था, लीवेंट कंपनी को ही मिल गया था। ठीक बात है ना। तो याद करेगा, देखिए लीवेंट कंपनी की बात जो हो रही है 1593 में ही लीवेंट कंपनी को अधिकार पत्र मिला था, जबकि 1600 में महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी जो लिखा हुआ है द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज कंपनी, इसको इसने अधिकार दिया था बाद में, जबकि पहले दिया था लीवेंट कंपनी को। तो याद करे रहिएगा, ठीक है ना साथियों। आते हैं आगे लिखा है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? बड़ा आसान प्रश्न है साथियों, है इंपॉर्टेंट लेकिन आसान बहुत है अगर आप इसके पहले नोट्स पढ़े थे। पीसीएस में पूछा गया है, लोअर में भी पूछा गया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? हो जाएगा अकबर का नाम। क्यों? क्योंकि 1556 से लेकर के 1605 तक जो व्यक्ति था जिसका नाम था अकबर ही भारत का क्या हुआ करता था, उस समय बादशाह हुआ करता था। अगले क्वेश्चन पे लिखा है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रथम कारखाना स्थापित किया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा साथियों यहां पर अकबर ही हो जाएगा। बी ए वाला, देखिए एक सेकंड, जहांगीर बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट। तो ये हो जाएगा बी वाला उत्तर इसका सही। यानी आप कह रहे हैं आ रही है अकबर के समय में, जबकि कारखाना स्थापित कर रही बी यानी जहांगीर के समय में। ठीक है ना। क्या हो रहा है? 1613 में इसमें सूरत में पहला अस्थाई कारखाना, जबकि 1611 में इसने अस्थाई कारखाना मूसली पट्टनम में स्थापित किया था। ठीक बात है ना, याद कर रहिएगा साथियों। ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया। भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? देखिए अभी साथियों कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप जान जाइएगा कि इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत जरूरी होने वाला है। तो इसका उत्तर हो जाएगा साथियों कौन सा? इसका उत्तर हो जाएगा, जब 1613 में अगर व्यापारिक फैक्ट्री की बात कर रहा है, इसका मतलब ये अस्थाई वाली की बात कर रहा है जो कि सूरत में। अगर अस्थाई होता तो 1611 में जो कि हुआ था कहाँ पर? मछलीपट्टनम या मूसलीपट्टनम में। यहाँ देखिए हॉकिंस की बात कर रहा है, कैप्टन हॉकिंस की, जो सूरत से मुगल दरबार 1608 में पहुंचा था और सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने सफल नहीं हुआ। ठीक बात है ना। जबकि पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिल्टन ने सूरत में स्वाली में पहुंचा और गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति मांगने के लिए सफल हुआ। कैप्टन थॉमस बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग कर दिया और अंग्रेजों ने 1613 में क्या किया? फैक्ट्री स्थापित कर दी। याद करे रहिएगा। अगला लिखा है, पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर किसने हराया था? तो विलियम हॉकिंस ने, थॉमस वेस्ट ने, जोशिया चाइल्ड ने या फिर थॉमस रो? उत्तर देना है 28 नंबर प्रश्न का। मैंने कहा बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है साथियों, जल्दी उत्तर दीजिएगा। कुछ ही प्रश्न और हैं अपने सामने, जल्दी दीजिएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा सर एक व्यक्ति जिसका नाम था थॉमस
वेस्ट ने स्वाली के युद्ध में पुर्तगालियों को हरा दिया था। ये अंग्रेज अधिकारी था, याद करे रहिएगा। ठीक बात है ना। अगले पे लिखा 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थापित स्थित था? तो भरूच, लिखा है चिकाकोल या फिर तिरुचिनोपाली। उत्तर दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 29 नंबर प्रश्न है साथियों, और इसका उत्तर आप जानते हैं क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा भरूच नाम की जो जगह गुजरात की है, यहीं पर इसने क्या किया था? अपना कारखाना उस समय स्थापित किया था। ठीक है ना। देखिए यहाँ व्याख्या 1625 की बात हो रही है। यहाँ पर भरूच, सूरत, बुरहानपुर और अहमदाबाद और आगरा में इसने अपने कारखाने स्थापित किए थे। आगे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? पुणे, गोवा, पौंडीचेरी या फिर सूरत में। उत्तर दीजिएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पहली फैक्ट्री की बात अगर ईस्ट इंडिया की कंपनी की बात करें तो आप जानिएगा सर सूरत में हो रहा है और 1613 में हो रहा है। ठीक बात है ना, याद करे रहिएगा। अगले क्वेश्चन पे लिखा है निम्नलिखित में से यूरोपीय कंपनी व्यापारिक कंपनियों ने किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित? बड़ा आसान प्रश्न। तो सूरत की बात कर रहा है तो आपको याद होगा किसके विषय में? अंग्रेजों के विषय में। तो बी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा साथियों, राइट ऑप्शन। ठीक बात है ना। देखिए जहांगीर ने ही अनुमति दी थी, तो याद करे रहेगा उस समय शासक हुआ करता था भारत का जिसका नाम था जहांगीर। डच 1616 में यहाँ स्थापित कर रहे हैं, 1668 में कर रहे हैं फ्रांसीसी। ठीक है ना, ध्यान करिएगा इन सब क्वेश्चनों को। अगला 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? बंगलोर, मद्रास, मछलीपट्टनम या फिर सूरत में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा सर, कारखाना जो स्थापित करने की अनुमति मिली वो थी सूरत में 16। देखिए कई बार आप नाम सुन रहे हैं, 1613 में अगर अंग्रेजों की बात कर रहा है तो वो सूरत की ही होगी, या सूरत की बात अगर अंग्रेजों कर रहा है तो 1613 ही होगी। ठीक है ना, जबकि 1611 मछलीपट्टनम की। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? सूरत, सतारा, बॉम्बे या फिर पणजी। 33 नंबर प्रश्न है साथियों, उत्तर दीजिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा साथियों, प्रारंभ वेस्टर्न प्रेसिडेंसी जो कहा था वो कहाँ थी? तो वो सूरत में। ठीक है ना, यानी आपको याद होगा 1613 में इसने क्या की थी? अपनी व्यापारिक फैक्ट्री जो स्थापित की थी वो सूरत में ही तो की थी, स्थायी वाली। अगले पे आते हैं, लिखा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? डचों से, फ्रांसीसियों से, पुर्तगालियों या फिर डेंसों से। आप सबको याद है शादी हो रही है, ब्रिटिश के राजकुमार हो रहे हैं और पुर्तगाल की राजकुमारी हो रही कैथरीन से। तो इसका उत्तर हो जाएगा सर, पुर्तगालियों से इन्होंने दहेज में पाया था बंबई को। ठीक है ना, आगे आते हैं पीसीएस के एग्जाम में, इसका उत्तर हो जाएगा डी। देखिए यहाँ पर नाम किसका है? सम्राट है चार्ल्स द्वितीय, इनका विवाह हो रहा है कैथरीन से, और ये 10,000 पाउंड के किराए पर 1688 में दे रहे हैं किसको? ये दे रहे हैं बंबई को। अच्छा, बल्कि उपहार स्वरूप इनको 1661 में मिला था ये। ठीक है ना, आगे आते हैं, लिखा है प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ? 90, 1792, 96 या फिर 97। आरओ के एग्जाम में पूछा गया है। 35 नंबर प्रश्न है, उत्तर दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साथियों इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 1797 की स्थिति जब आई, जब प्रयागराज के किले पर किसने अधिकार किया? अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। ध्यान कर रहिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 1797 में। ठीक है ना, उस समय अवध के नवाब थे जिनका नाम था नवाब सादत अली, इन्होंने ही इस किले को सौंप दिया था अंग्रेजों को। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लिखा है ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? अंगियार, जॉन चाइल्ड, निकोलसन वेट या फिर जॉन गेयर। उत्तर दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। याद होगा ये कौन व्यक्ति हो रहा है? ये व्यक्ति था जॉन चाइल्ड। आपको याद है जॉन चाइल्ड के विषय में, इसने क्या किया था? 1688 में बम्बई और बम्बई के साथ में जो भी आपके समुद्र तट थे पश्चिम के, उस पर इसने क्या किया था? उसमें क्या किया था इसने? बंदरगाह, मुगल बंदरगाह जितने थे उस पर इसने डेरा डाल लिया, घेरा बना लिया, और इसने क्या किया? हज यात्री जो थे उनकी यात्रा को बंद करने लगा, यानी उनको बंदी बनाना शुरू कर दिया। इस वजह से अंग्रेजों ने क्या किया? इस जॉन चाइल्ड को क्या किया था? भारत से निष्कासित कर दिया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं साथियों, देखिए वही व्याख्या सब भी है जो आप लोग पढ़े हैं औरंगजेब के समय की। आगे आते हैं साथियों, यहाँ लिखा है साथियों ये प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन सा तात्कालिक कारण था? आपको याद होगा ए बी सी या फिर डी। बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका तात्कालिक कारण क्या था? जल्दी दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
याद होगा कि अंग्रेजों ने क्या किया था, फ्रांसीसी जहाज पर क्या किया था, कब्जा कर लिया था। इस वजह से यानी इसी को तात्कालिक कारण मान लिया गया था। किसका? तो ये मान लिया गया था ये कर्नाटक के पहले युद्ध का, जो 1746 से 48 तक चला था। याद है आपको? स्वाली की संधि हुई थी, जिसके बाद ये एक्स-ला-सापेल की संधि हो रही है, जिसके बाद चीज़ें सही हो रही हैं। ठीक है ना? अगले पे आते हैं। देखिए यहाँ व्याख्या तमाम दी गई है इसके विषय में। देखिए 46 से 48 तक चल रहा है, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के संबंध में। 40 लिखा है यहाँ पर अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हो रहा है। कैप्टन जो है, जिनका नाम था बर्नेट, इन्होंने ही क्या किया था, फ्रांसीसी जहाज़ों को कब्जे में ले लिया था। ठीक है ना? तो इसका उत्तर साथियों डी वाला हो जाएगा। कर्नाटक युद्ध किनके किनके बीच में हुआ? मैंने कहा था क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछ भी लिया गया। अंग्रेज और किनके बीच में साथियों? ए वाला ऑप्शन, फ्रांसीसियों के बीच में 1746 से लेकर के 48 तक के बीच में हुआ था ना। अगले क्वेश्चन पे लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है प्रथम कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक और द्वितीय कर्नाटक युद्ध, प्रथम मैसूर युद्ध। ये सारे पूछ रहा है, यानी इनके विषय में पूछ रहा है। मिलान करना है कि कौन कौन सी संधि हो रही है, हार हो रही है, या क्या निर्णायक हो रहा है, या एक्स-ला-सापेल की संधि हो रही है। उत्तर देना है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, बी या फिर सी या फिर डी। 39 नंबर प्रश्न है साथियों, उत्तर दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ध्यान से देखिए, कूट वाले क्वेश्चन ऐसे आपको पकड़ने चाहिए। अगर आपको इन चारों में से कोई एक ठो आ रहा है तो मुझे देखिए, हम लोगों ने कुछ देर पहले पहला कर्नाटक युद्ध पढ़ा था 46 से 48 तक, 1700 से। और याद होगा संधि हुई थी एक्स-ला-सापेल की। याद होगा फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में हो रहा है। तो देखिए पहले का 4 किसी में दिया गया है, तो सर देखिए पहले का 4 केवल सी वाले में दिया गया है, तो इसका मतलब सर यही वाला हो जाएगा सही। व्याख्या पे आइए। सर देखिए पहला का एक्स-ला-सापेल, तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि, द्वितीय कर्नाटक युद्ध निर्णायक युद्ध हुआ, जबकि प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार के विषय में। आगे और सारे युद्धों को भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पहला वाला अभी ध्यान करे रहिएगा कि प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ फ्रांस और ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ, और एक्स-ला-सापेल की संधि हो रही जिसके साथ समाप्त हुआ। लिखा कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा युद्ध सुमेलित नहीं? उत्तर दीजिएगा, ए, बी, सी या फिर डी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जल्दी उत्तर दीजिए 40 नंबर प्रश्न का। 40 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपको याद होगा साथियों, ये वाला सही है, ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है। कौन सा नहीं हो रहा है? ये वाला सही आपका गलत हो रहा है। ठीक है ना? तो इसका मतलब इसका बी वाला ही ऑप्शन सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित है ना। यहाँ देखिए पहला युद्ध 46 से 48 में हो रहा है, दूसरा वाला 49 से 54 में, तीसरा हो रहा है 58 से 63 में, और जबकि पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। याद करे रहिएगा इन क्वेश्चनों को। ठीक बात है ना? अगले क्वेश्चन पे यहाँ अब्दाली और याद होगा मराठाओं के बीच में 1761 का पानीपत का युद्ध हो रहा है। पानीपत हरियाणा की जगह है। यूरोपियन व्यक्ति कौन सा था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? मैंने कहा था कुछ देर पहले, इसी व्यक्ति की वजह से बढ़ावा मिल रहा है अंग्रेजों को भी, जो लोग इस नीति को फॉलो कर रहे हैं। तो क्लाइव, डुप्ले या फिर अल्बुकर्क या फिर वॉरेन हेस्टिंग्स। इसका उत्तर साथियों क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा सर, याद होगा व्यक्ति का नाम, जिसका नाम था डुप्ले। इसी ने क्या किया था, ये जितनी नीतियां थी भारत में राजनीतिक व्यवस्था बनाने की, पैठ बनाने की, ये सब डुप्ले की ही नीति थी। ठीक बात है ना? तो याद करे रहेगा इसके विषय में, इस व्यक्ति जिसका नाम था डुप्ले के विषय में इस चीज को याद करे रहिएगा। ठीक है ना? अगले क्वेश्चन पे आते हैं साथियों। यहाँ लिखा भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना किन ऑटोवे से कहाँ लगाया था? बताना है उत्तर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साथियों सेशन थोड़ा सा लंबा है, लेकिन कहने का अर्थ है एक दिन में एक टॉपिक कंप्लीट, जिससे 4 दिन में चारों टॉपिक कंप्लीट हो जाए और आधुनिक भारत का इतिहास आपका कवर हो जाए। आप सबकी मैंने शक्ति भी देख ली है, इतने दिन आप जुड़े थे तो आपकी नियमित रहने की शक्ति भी बढ़ गई है। तो आप शक्ति बढ़ रही तो उसका प्रदर्शन आपको करना है। इसका उत्तर हो जाएगा फ्रांसीसियों ने जो अपना सबसे पहला कारखाना स्थापित किया वो कहाँ पर? सूरत में स्थापित किया था। ठीक बात है ना? याद करे रहिएगा। अगले क्वेश्चन पे साथियों आते हैं। देखिए यहाँ नाम किसका है? नाम है लुई 14वें का, जिसके मंत्री का नाम है कॉल्कबर्ट, और इसने 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, और कंपनी देश इंदेश ओरिएंटल्स के नाम से जाना गया। और ये क्या हो रही, भारत रवाना हो रही है 1688-68 में। इसने क्या किया, भारत में पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना, और ये जो रवाना हुआ था अभियान फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में भारत के लिए रवाना हुआ था। याद करे रहिएगा इन प्रश्नों को। ठीक है ना? कि फ्रांसीसी कंपनी 1664 में स्थापित हुई, 1667 में भारत निकल रही है, और 1668 में भारत में सूरत में स्थापना कर रही है कारखाने की। ठीक है ना?
फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई लुई 14वें, लुई 13वें, लुई 15वें या फिर लुई 16वें शासन में। पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन साथियों। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आप सब बता देंगे सर। इसका उत्तर हो जाएगा लुई 16वें का नाम, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। मैंने कहा ये सेशन उन्हीं के लिए है जो शिद्दत रखते हैं अपने पढ़ाई में, जो ये कहते हैं वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वे और थे जो हार गए आसमान से। देखिए साथियों, 1 घंटे का सेशन हो गया, लेकिन आपके साथ उसी ऊर्जा के साथ मैं बोल रहा हूं, तो जाहिर सी बात भी आपको भी उसी ऊर्जा के साथ चीज़ों को पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां कह रहा है किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। उत्तर देना है। 44 नंबर प्रश्न है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका व्यक्ति का नाम है कॉलबर्ट, याद कर रहिएगा। कॉलबर्ट जो मंत्री हुआ करता था, याद है, लुई 16वां जो हुआ करता था वहाँ का शासक, उसी का मंत्री कॉलबर्ट जो था, उसी ने क्या किया था, 1664 में स्थापित की, 1667 में निकल रही भारत के लिए, और 1668 में सूरत में क्या कर रही है, अपनी कोठी स्थापित कर रही, कारखाना स्थापित कर रही है। बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया, बंदेर, हुगली, तिनसुरा या फिर श्री रामपुर। उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, आप सबको याद होगा। अगर डच की बात करें तो डचों ने दोनों जगह, चिंसुरा में भी और हुगली में भी क्या किया था, इन्होंने अपना कारखाना स्थापित किया गया। तो इसका बी और सी ऑप्शन हो जाएगा राइट, ठीक बात है ना। देखिए यहाँ तमाम बातें लिख लेगी। पिपली में स्थापित करेगी, उसके बाद कुछ दिन बाद यहाँ से निकल के बालासोर चले जाएंगे। आगे आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर हुगली में स्थापित करेंगे फैक्ट्री, फिर चिंसुरा में जा रहे हैं, ठीक है ना। ध्यान करे रहिएगा ये सारी व्याख्या इस वाले प्रश्न से। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की, 1601, 32 या फिर आपसे कह रहा है, एक सेकेंड, या फिर आपसे कह रहा है, 74 या फिर 51। उत्तर दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका उत्तर साथियों आपको बताना है। इस प्रश्न का पूछ रहा है, यानी इसके फैक्ट्री के विषय में पूछ रहा है आपसे, तो उत्तर दीजिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा साथियों कौन सा, देखिए यहां पर दिया है, एक सेकेंड भाई, यहां पर बी वाला ऑप्शन। 1632 में अपनी फैक्ट्री क्या कर रहे हैं, पटना में स्थापित कर रहे हैं। कौन, डच ईस्ट इंडिया कंपनी वाले पटना में। तो 1632 इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए बीपीएससी के एग्जाम का है। मैंने कहा ये क्वेश्चन, ये सेशन उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है जो यूपीएससी का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है, तो तैयार रहिएगा। देखिए तमाम बातें, बंगाल में डच की बात कर रहा है, डच 1615 में, ठीक बात है ना, 1615-29 में असफल हो रहे हैं व्यापार का सुअवसर, जबकि 1632 में मिल रहा है इनको बंगाल में, 32 में ये पटना में पहुंच रहे हैं और डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हो रहा है। आगे इन्होंने क्या किया, 32 में ही क्या किया, अपनी फैक्ट्री स्थापित करने का काम किया, किसमें, बंगाल में, ठीक है ना। याद करे रहिएगा इसके विषय में। अगला लिखा है, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे कौन व्यक्ति, सक्षम डुप्ले सेनापति नहीं था इस वजह से, या फिर अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, या फिर भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे, या पांडिचेरी सामरिक केंद्र था। बताना है कि फ्रांसीसी जो है दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में क्यों असफल रहे। 47 नंबर प्रश्न है। उत्तर दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका उत्तर क्या हो जाएगा सर, क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, इस वजह से ये लोग दक्कन में क्या कर पाए, ये अपना आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे। तो इसका उत्तर बी वाला ऑप्शन, ठीक बात है ना। आगे आते हैं साथियों, लिखा है, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। क्रम बताना है आपको कि पहले कौन आए बाद में कौन आए। उत्तर देना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, इसका बी वाला ऑप्शन आएगा 4 2 1 3, यानी पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर आपका अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी आ रहे हैं, ठीक है ना। याद करे रहिएगा। अगले क्वेश्चन पे, यहाँ अगला क्वेश्चन साथियों लिखा है ये क्रम भी आपको सूची मिलान करना, पौंडीचेरी, गोवा, त्रावणकोर या केबार या फिर मद्रास। पूछ रहा है डच, फ्रेंच, पुर्तगाली, डेनिश, यानी किनका इस पर कब्जा रहा, यानी किन किन लोगों का रहा है, तो आपको बताना है कौन सा उत्तर हो जाएगा, ए बी सी या फिर डी। आरओ के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। उत्तर दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साथियों इसके विषय में सीधा हम इस पे स्टेटमेंट पे आए, यहाँ पर उत्तर पे आएंगे। सर लिखा है पौंडीचेरी की बात कर रहा है तो फ्रांसीसी, गोवा की बात कर रहा है तो पुर्तगाली, ट्रान केबार की बात कर रहा है तो डेनिश आयरलैंड वाले, और आपके लिखा है सद्रास की बात तो डच की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान करिएगा, ये गोवा तो आपको याद ही है, पुर्तगाली शुरू से कब्जा कर रहे हैं, अंत तक की स्थिति बनाए हुए हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे लिखा है उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होता था। बड़ा आसान प्रश्न, इसका उत्तर एक बार में देख के बता ले जाएंगे। सर बिहार की बात कर रहा है ना। अगले क्वेश्चन पे, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन का, बड़ा आसान प्रश्न, ये भी बता लेंगे। सर बिहार की बात कर रहा था जो कि अफीम
अफीम के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था। कुछ प्रश्न साथियों और हैं, लगातार बने रहिए। लिखा है यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्वक भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? इंग्लिश, डच, फ्रांसीसी या फिर इंग्लिश। पूछ रहा है कौन सबसे अंत में भारत आए थे। इस क्वेश्चन का मैंने कहा था PDADF, आपको ट्रिक बताई थी, तो यह फार हो जाता है लास्ट में, फ्रांसीसी यही सबसे लास्ट में भारत में आए थे। अगले क्वेश्चन पे देखिए, यहाँ देखिए पुर्तगाली, देखिए यहाँ लिखा है सबसे पहले 98 में पुर्तगाली, 1605 में डच, 1608 में आपके अंग्रेज और 1667 में आपके आ रहे हैं कौन? फ्रांसीसी आ रहे हैं, याद करे रहिएगा इस क्रम को। लिखा है डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे कहाँ पर? पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी दीजिएगा, 53 नंबर प्रश्न का उत्तर सारे लोग भैया बताइएगा। तो इसका उत्तर साथियों क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, यानी नागपट्टनम, चिंसुरा, मुसलीपट्टनम, सुरसत, भरूच आगरा में, और अगले लिखा कोचीन, अहमदाबाद, पटना, यानी हर जगह इन्होंने क्या किया था? डचों ने अपनी क्या की थी? व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित की थी। अगले पे आते हैं साथियों, लिखा है विचार करिए, मृदा के स्वरूप और उसके उपज के आधार गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग या फिर तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। पूछ रहा है अंग्रेजों की देन भारत के लिए क्या थी? उत्तर देना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 54 नंबर प्रश्न है, उत्तर देना है। तो साथियों आप जानिएगा, इसके विषय में व्याख्या पे आते हैं। इसका डी वाला दे रहा है सर, इसमें से कोई ऐसी नहीं जो कि अंग्रेजों की देन थी। ठीक बात है ना? तो इसका मतलब इसका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। याद करे रहिएगा यहाँ तमाम बातें। अगर इसकी बात करें मृदा के स्वरूप और उपज के आधार पर शेर शाह सूरी की बात और अकबर के द्वारा ये चीजें की गई थी। भारत में तंबाकू लाल मिर्च की बात तो पुर्तगालियों की बात थी। चलती फिरती तोपों का काल ये मुगल में ही स्टार्ट हो गया था। अकबर के आयुध निर्माण कारखाने में तमाम छोटी मोटी तोपें ध्यान करी गई थी, यानी शामिल थी। तो ऐसा नहीं ये अंग्रेजों द्वारा दी गई थी, ये सारी चीजें क्या की थी? अंग्रेजों द्वारा नहीं दी गई थी। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत था? वॉरेन हेस्टिंग, टीबी मैकाले, हेनरी डुंडास या फिर लॉर्ड क्लाइव। उत्तर देना है क्या हो जाए, यानी किसका स्टेटमेंट है ये? आप फिर ध्यान से इसको पढ़िएगा। उत्तर देना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो साथियों याद होगा इसका उत्तर हो जाएगा टीबी मैकाले नाम का व्यक्ति था। इसी ने क्या किया था कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ असंगत है। ये बात की थी किसने? टीबी मैकाले ने। उत्तर दीजिए अगले क्वेश्चन का। लिखा है एक्सला सापेल 1748 की संधि के संदर्भ में आपको बताना है कि पहले कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पर या दूसरा अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ था। इसमें उत्तर देना है क्या इसमें सही होगा? केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक ना तो दो। यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। उत्तर दीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसका उत्तर हो जाएगा साथियों क्या? ये दोनों सही है, यानी 48 में एक्सला सापेल की संधि हो रही कर्नाटक के प्रथम युद्ध में और अंग्रेजों को मद्रास पुनः फिर से मिल गया था। तो ये बात हो रही है आपकी सही। ठीक है ना? तो ये ध्यान करिएगा इस वाले क्वेश्चन की। साथियों ये क्वेश्चन आपका है आज के सेशन का, ये भी लिखिएगा कि भारत में अंग्रेजों की सफलता फ्रांसीसियों की असफलता के कारण। लिखा है कि इस संदर्भ में आपको बताना है क्या सही है? अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन और जनशक्ति का मिलना या फिर अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत। आरओ के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, सभी लोगों को इसका उत्तर देना है। बताइए क्या हो जाएगा इसका? तो साथियों मैं बताऊं तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यानी इसका अगर सही की बात कर रहे हैं तो इसका दोनों सही हो जाएगा, ए और बी, यानी एक और दो दोनों। यानी अंग्रेजों को बंगाल विजय से बहुत ज़्यादा धन और जनशक्ति भी मिली और अंग्रेजों को बेहतर नौसैनिक ताकत भी मिली। ठीक बात है। तो साथियों ये कुछ क्वेश्चन हो गए आज के सेशन से। मैंने कहा आप लोगों ने इतनी देर तक अपने साथ सहयोग किया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए साथियों, ये दूसरा अपना यूट्यूब चैनल है त्रिपाठी सर जीएस अयोध्या के नाम से। ये एक प्रकार का छोटा चैनल होगा, शॉर्ट्स के लिए होगा। आप सभी साथियों को मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम मिले, और हाँ जैसे प्रेम आपका उस वाले चैनल पर मिला उससे कम प्रेम की आशा नहीं है आपसे। मुझे लगता है इस वाले सेशन को आप खूब वायरल करेंगे, खूब प्रेरित करिए इसको, खूब प्रचार करिए लोगों के बीच में, जिससे जल्दी ही हम लोग इस पर भी चीज़ों को कवर कर पाएँ। ठीक बात है ना? तो आप ध्यान करिए इसके लास्ट में 2.0 है, त्रिपाठी सर जीएस अयोध्या 2.0। ठीक बात है ना? चलिए बहुत बढ़िया। तो ये एक शॉर्ट इस पर पढ़ भी चुका है। आप लोगों का लाइक आना चाहिए, इस पर कमेंट खूब आने चाहिए। ठीक बात है ना? देख लीजिए ध्यान से। आज के सेशन का साथियों एक क्वेश्चन देते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ द डे आज का जो हो जाएगा साथियों, लिख लीजिएगा। अगर मैं पूछूं आपको बताना है भारत में यूरोपियों का आगमन, आपको बताना है, क्रम बताना है, आपको बताना है ये ट्रिक PDADF। आपको इस ट्रिक के तहत यानी आपको व्याख्या करनी है कि पहले कौन आए और इसके साथ में इसका
सन भी लिखना है, यानी टाइम लिखना है। किस वर्ष कौन भारत में आए, पुर्तगाली कब आए, ये कौन आए, वो कौन आए, एक सूची की तरह आपको इसको देना है। ध्यान से सुन लीजिए आज का उत्तर, ठीक बात है ना। तो ये क्वेश्चन ऑफ द डे हुआ। साथियों मिलते हैं आपसे ऑफलाइन कमेंट सेशन में, ठीक बात है ना। और हाँ, किसी कारणवश साथियों अपना व्हाट्सएप अकाउंट बैन हो गया है, तो मैंने कहा आप साथियों नोट्स अपना व्हाट्सएप अकाउंट पर ना भेज करके आप टेलीग्राम चैनल पर भेजिएगा, यानी मेरे टेलीग्राम अकाउंट पर भेजिएगा, ठीक बात है ना। बाकी आज आपने इतना सहयोग किया, आपका बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, वंदे मातरम।